नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बड़ी खबर जोशीमठ से आ रही है। बद्रीनाथ एनएच पर टेम्पू ट्रैवलर पलटा है। बाल बाल बचे हैं वाहन में सवार यात्री। बद्रीनाथ धाम से वापस लौट रहे थे यात्री। लामबगड़ के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हादसे के चलते वहां पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से टेम्पू ट्रैवलर वहां पर पलट गया। बद्रीनाथ एनएच पर यह टेम्पू ट्रैवलर पलटा, जिसके बाद कई घंटे तक वहां पर जाम लगा रहा और वाहन में सवार यात्री बाल बाल बच गए। आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस को इस बार उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जो 7 दिनों तक चलेगा। महोत्सव के तहत गांव से लेकर राजधानी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि इस बार राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले 5% लोगों को पुरस्कार दिए जाएंगे। 9 नवंबर को लेकर हम इस बार से इसको उत्तराखंड महोत्सव के नाम से पूरे लगातार एक सप्ताह तक और निचली इकाई ग्रामीण इकाई तक जाकर एक महोत्सव को मनाएंगे। और इस बार से हम नया शुरू कर रहे हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को उत्तराखंड गौरव के नाम से सम्मानित भी करने जा रहे हैं, जिससे कि और लोग भी आगे आएँ। आगे बढ़ते हैं। रविवार को दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में उत्तराखंड समेत उन 5 राज्यों पर फोकस रहा जहां 2022 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। उत्तराखंड को लेकर भी विशेष रणनीति बनाई गई है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में उत्तराखंड समेत उन 5 राज्यों पर फोकस रहा जहां 2022 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। उत्तराखंड को लेकर भी विशेष रणनीति बनाई गई। दिल्ली में करीब 6 घंटे चली बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत 13 बड़े नेता वर्चुअली शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक ने चुनावी रोड मैप रखा। मीटिंग में तय किया गया कि पार्टी उन 18 सीटों पर विशेष फोकस रखेगी जहां 2017 में उसे हार का मुंह देखना पड़ा था और जिन सीटों पर पार्टी को 5% वोटों से भी कम के अंतर से जीत मिली। प्रवासी वोटर्स पर भी पार्टी का खास ध्यान है। दिल्ली, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में प्रवासियों की ज्यादा संख्या को देखते हुए चुनाव में इन प्रदेशों के पार्टी नेताओं को उत्तराखंड आने का न्योता दिया गया। राज्य के विषय में भी विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा की है। मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है, अध्यक्ष के तौर पर मैंने चर्चा की है और उत्तराखंड राज्य के लिए भी हमारे नवंबर माह के सब कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है। हमने 2017 के आंकड़े उठाए हैं। हमने विधानसभाओं को कैटेगरी में बनाया है। ऐसी विधानसभाएं जो हमने बहुत बड़े मार्जिन से जीती है, जो मीडियम से जीती है, जो कम मार्जिन से जीती है, सारी कैटेगरी बना के हमने अलग भी इस प्रकार कुछ विधानसभाएं चिन्हित करके अलग अलग बाहर से कार्यकर्ताओं को हम जिम्मेदारी देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में विकास के ऐसे काम हुए हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है हमारे साथ, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद है और हम सब लोग और तेज गति से अपने संगठन को बिल्कुल बूथ स्तर तक और बूथ स्तर से नीचे पन्ना प्रमुख तक लेकर जाएंगे। सरकार भी जो है हमारी संगठन के साथ मिलकर एक समन्वय करते हुए हम पूरी कार्य योजना पर काम करेंगे। बीजेपी 10 नवंबर से उत्तराखंड में महासंपर्क अभियान चलाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा होगा तो शहीद सम्मान यात्रा के शुभारंभ के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसा दिलाया गया कि पार्टी उत्तराखंड में अब की बार 60 पार के लक्ष्य को हासिल करेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। सुनील नवप्रभात हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, कल की महामंथन के बाद उत्तराखंड में टारगेट फिक्स कर लिया है बीजेपी ने, लेकिन किस तरीके से इस टारगेट को अचीव करेंगे, इस पर क्या रणनीति बनाई गई है?
देखिए अनुपम, 2017 में बीजेपी ने 57 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी और इस बार ये टारगेट किया गया है कि 60 के पार बीजेपी ने अपना टारगेट फिक्स किया है कि हम 60 के पार सीटों को जीत कर आएंगे। इसके लिए एक माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। जिस तरह से अभी मदन कौशिक को भी आपने सुना कि 2017 के आंकड़ों को बीजेपी ने उठाया है और उन सीटों पर बीजेपी ने 4 कैटेगरी में सीटों को निर्धारित किया है। ए कैटेगरी में वो सीटें रखी गई हैं जिनमें बीजेपी भारी बहुमत से जीती है। बी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को ये पूरी संभावना है कि ये सीटें हम जीत सकते हैं। सी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां पर 50-50% की संभावना है कि हम जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते। और डी कैटेगरी में वो सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में नहीं आ पाई 2017 में, या फिर बहुत कम मतों के अंतर से बीजेपी उन सीटों को जीती है। बीजेपी का फोकस मुख्य तौर पर इन्हीं सीटों पर है। सी और डी कैटेगरी की जो सीटें हैं, 2017 में बीजेपी 13 सीट छूट गई थी बीजेपी से, 57 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इन करीब 1.5 दर्जन सीटों पर पार्टी का मुख्य तौर पर फोकस है। इन सीटों के लिए प्लान बनाया गया है कि केंद्रीय नेताओं को बुलाया जाएगा, उनको यहाँ पर डिप्यूट किया जाएगा इन सीटों पर, तो वो चुनावी मैनेजमेंट वहाँ पर तय करेंगे और इसके साथ साथ उनका जो फीडबैक होगा उनके आधार पर यहाँ पर नेताओं को टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल सुनिए, लेकिन एक बात और हमने देखी है, इन सब के साथ साथ दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में युवा नेतृत्व का जो मसला उत्तराखंड का है उसको लेकर के पोस्टर्स लगाए गए थे, होर्डिंग्स लगाए गए थे, यानी कि एक मैसेज भी यहां पर देने की कोशिश की गई इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए कि उत्तराखंड की कमान अब युवा कंधों पर ही रहेगी। बिल्कुल अनुपम, बीजेपी ने यह नारा भी दिया है युवा सीएम का, और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरह से पिछले 3-4 महीने में आपने देखा कि पुष्कर धामी जिस तरह से वो चल रहे हैं, जिस तरह से उनकी नीतियां आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से उन्होंने कार्यक्रम दिए हैं, कहीं कोई मतभेद देखने को नहीं मिला। इससे पूर्व जिस तरह की बयानबाजी होती थी वो बयानबाजियां भी इस दौरान शांत हुई हैं, यानी कि जो नेगेटिविटी, जो एंटी इनकम्बेंसी पहले देखने को मिल रही थी, बीजेपी के अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि अब पार्टी में बहुत कुछ सब कुछ ठीक ठाक है। जो एंटी इनकम्बेंसी हुई है वो भी कम हुई है। और दूसरा जो बड़ा कारण है युवा चेहरे के पीछे, क्योंकि उत्तराखंड में जो यूथ की संख्या है, यूथ वोटर्स की संख्या है, वो ठीक ठाक संख्या में है, तो उन वोटर्स का भी लाभ बीजेपी को मिलेगा। इसलिए भी जो युवा सीएम का चेहरा है उसको बीजेपी ने बिल्कुल सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी का केदारनाथ का दौरा अभी भी सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अजय कोठियाल ने आपदा के समय काम किया था, वहीं अब कांग्रेस भी कार्यों का क्रेडिट लेना चाह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ आकर देश भर में सुर्खियां बटोरी, लेकिन आम आदमी पार्टी को 2013 में अपने सीएम प्रत्याशी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के एनजीओ द्वारा किया गया काम याद आ गया। आप कहती है कि पुनर्निर्माण के कामों में अजय कोठियाल की सक्रिय भूमिका रही है। 2013 में जब केदारनाथ आपदा आई थी, जब वहां पर कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पा रहा था, ऐसे कठिन समय में कर्नल कोठियाल जी ने वहां पर पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी संभाली और उसको बखूबी निभाया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कोठियाल को कांग्रेस ने ही वहां काम करने के लिए दिया था और उनके जैसे कई और लोगों को भी काम दिया गया, जबकि बीजेपी का कहना है कि उनके एनजीओ ने सिर्फ काम किया है जिसकी उन्हें मजदूरी भी दी गई। उनसे पूछिएगा कि सरकार ने तुमको एक काम करने का लाइसेंस दिया था, जब इतना पूछ लीजिएगा तो फिर सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और ऐसा दायित्व तो हमने बहुत सारे लोगों को सौंपा था, उनमें से एक दायित्वधारी वो भी थे। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का कहाँ से रोल है, कहाँ से आ गया है। भाई ठेका दिया है, ठेकेदार है, ठेकेदार ने काम किया है, कोई फ्री का नहीं लगाया, उन्होंने गवर्नमेंट ने पैसा दिया, उसका काम किया है, यानी कि मजदूरी दी है, इसलिए उनको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। केदारनाथ में पीएम मोदी के दौरे से विपक्ष में बेचैनी दिखाई दे रही है और यही वजह है कि केदारनाथ के कार्यों का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चमोली के अपने 3 दिवसीय दौरे पर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बीते 2 दिनों में उन्होंने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और आपदा के दौरान हुए नुकसान का जायजा लिया। तीरथ सिंह रावत ने रैणी गांव में पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को मौके पर ही समस्याएं निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि गोपेश्वर जिला मुख्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके नुकसान की डीपीआर तैयार करने के दिशा निर्देश दिए जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार में कई साधु संतों से मुलाकात की। उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, जगतगुरु शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। गणेश जोशी ने कहा है कि हरिद्वार में उनका बचपन बीता है। वो जब भी यहां पर आते हैं साधु संतों से जरूर मिलते हैं। एक बार जाओगे आगे बढ़ते हैं। डीजीपी अशोक कुमार रविवार को टिहरी पहुंचे, जहां टिहरी झील में एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम द्वारा आपदा राहत कार्यों की तेजी से स्पीड रेस्क्यू मोटर बोट का ट्रायल किया गया। डीजीपी का कहना है कि स्पीड रेस्क्यू मोटर बोट से आपदा राहत कार्य में तेजी आएगी। एसडीआरएफ द्वारा आपदा राहत कार्यों में स्पीड रेस्क्यू बोट मील का पत्थर साबित होगा। तो अगर कोई हादसा होता है, बड़ा हादसा, तो एकदम तेजी से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो हम धीरे धीरे अपनी जो रेस्क्यू कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। एक प्रकार से कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है एसडीआरएफ द्वारा। और आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत के अंतिम गांव कुटी में। हिमालय की गोद में बसा एक गांव उत्तराखंड का सबसे सुदूर गांव है। कभी इस गांव तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं होता था, लेकिन न्यूज़ 18 पहला ऐसा चैनल है जो कुटी की सरजमी तक पहुंचा है। रोड कटने के बाद भी कुटी पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन आपके लोकप्रिय चैनल ने इस चुनौती को पार किया है। कुटी पहुंचने के लिए पिथौरागढ़ से 20 किलोमीटर का कठिन सफर तय करना होता है। गगनचुंबी पहाड़ों को पार कर 12,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर बसे कुटी पहुंचा जा सकता है, लेकिन यहां पहुंचकर लगता है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है। चारों ओर बर्फ से लकदक पहाड़ों के बीच बसा कुटी हर किसी को अपनी ओर खींचता है। यही वजह है कि रास्ता कठिन होने के बाद भी सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। गर्भाधार है, वहाँ से गर्भाधार से पैदल आया था यहाँ पे को। उस समय का अनुभव अलग था, इस समय का अनुभव अलग है, क्योंकि अब यहाँ पर रोड आ चुकी है और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को काफ़ी सुविधा मिल चुकी है और जगह जगह पर होम स्टे खुल चुके हैं। अपने आप में जो उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते थे, आज वाकई में लगा कि हमारी उत्तराखंड की पूरी बॉर्डर एरिया जो है वो वाकई में देवभूमि से आच्छादित है। कुटी के ग्रामीण सिर्फ 6 महीने ही अपने गांव में गुजारते हैं। हिमालय की गोद में बसा ये गांव जाड़ों में पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। आजादी के 7 दशक बाद भी यहाँ तो ना बिजली है और ना ही कोई हेल्थ सेंटर। ग्रामीण खेती के जरिए ही अपना पेट पालते हैं। यहाँ के कुछ लोग इंडो चाइना ट्रेड में भी हिस्सेदारी करते थे, लेकिन बीते 2 साल से ट्रेड बंद होने से ये कारोबार भी ठंडा पड़ा है। बॉर्डर के संतिंग गांव में एक ही दुकान है जो आने जाने वाले सैलानियों के अलावा आईटीबीपी के जवानों से आबाद रहती है। यहाँ के लोग आज भी ऊन के कारोबार से जुड़े हुए हैं। मतलब गाड़ी की वजह से थोड़ा ठीक ही चल ही रहा है, कभी ग्राहक आते हैं कभी नहीं आते हैं। इससे पहले जो है तिब्बत व्यापार करता था सर, ये 2 साल से जो है कोरोना की वजह से तिब्बत व्यापार बंद हो गया। मैं अभी बेरोजगारी में हूँ, अभी यहाँ खेती का काम कर रहे हैं सर। कुटी में सुविधाएं भले ही कम हो, लेकिन यहाँ प्रकृति ने अपना खजाना जमकर बिखेरा है। आदि कैलाश और पार्वती सरोवर जाने वाले यात्रियों का ये अंतिम पड़ाव है। बीआरओ अगर यहाँ रोड बेहतर कर दे और सरकार यहाँ जरूरी सुविधाएं मुहैया करा दे तो कुटी विश्व पर्यटन के नक्शे पर आसानी से स्थापित हो सकता है। मौजूद है 12,300 फीट की हाइट में। इस हाइट में बसा है भारत का अंतिम गांव कुटी। आप देख सकते हैं सबसे सुंदर गांव में एक गांव है कुटी। चारों तरफ हिमालय है, हिमालय जो पूरी बर्फ से लकदक है और उसकी तलहटी पे बसा है कुटी गांव। कुटी गांव का सौंदर्य हर किसी को अपनी ओर रिझाता है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, कुटी, पिथौरागढ़। देहरादून में स्थित नशा मुक्ति केंद्र एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के नशा मुक्ति केंद्र के संचालक सहित अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है। इसकी सूचना पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दरअसल लाइफ केयर फाउंडेशन रिहैब सेंटर में भर्ती हुए युवक ने नेहरू कॉलोनी में तहरीर दी और अपनी आपबीती सुनाई है, जिसमें संचालक समेत कई लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में ही संचालक और इन चारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच लगातार राजधानी पुलिस कर रही है। ये एक
रिहैब सेंटर है नेहरू कॉलोनी में, वहाँ पर एक कंप्लेनेंट ने अपने पुत्र को वहाँ भर्ती कराया था। जब वो उसको वापस लेकर के आया तो उसके द्वारा बताया गया कि वहाँ के कर्मचारियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। इस संबंध में उसके द्वारा तहरीर दी गई, तो जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जोशीमठ में कोरोना महामारी के 2 साल बाद कई जगहों पर रामलीला का आयोजन हो रहा है। रामलीला में दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं और रामलीला का लुत्फ उठा रहे हैं। जोशीमठ के अधिकांश गांव में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने और बंद होने के अवसर पर रामलीला महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। जोशीमठ के सुदूरवर्ती गांव किमाड़ा में 17 साल के बाद रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जहां दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। राम जन्म के शुभ अवसर पर गांव के लोगों ने अपने गांव की खुशहाली समृद्धि के लिए घी के दीये जलाकर भगवान रामचंद्र का जन्म उत्सव मनाया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आई आपदा का असर यहां के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे हिल स्टेशनों पर रौनक लौटने लगी है। देखिए रिपोर्ट। आपदा की मार झेल रहे पर्यटन कारोबार से वीरानी छटने लगी है। नैनीताल की सड़कों पर खामोशी टूट रही है, तो झील में रौनक भी लौटने लगी है। देश के कई हिस्सों से पर्यटक नैनीताल पहुंचे हैं। गुलाबी ठंड के बीच खूबसूरती से लबरेज आबो हवा में झील की सैर कर रहे हैं, तो पर्यटन स्थलों और बाजारों में लौटी चहल पहल भी पर्यटन कारोबार के लिए बेहतर संकेत देने लगी है। हालांकि पर्यटक और कारोबारी दोनों ही तेजी से उभर रहे कारोबार से खुश हैं। ऐसा लगा था कि शायद सब कुछ चेंज हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। देखने में अच्छा लग रहा है कि इतनी जल्दी रिकवरी किया इन सब चीज़ों से। दैट्स रियली गुड, आई रियली अप्रिशिएट अबाउट इट। अक्टूबर 17-18 तारीख को जो यहाँ पे आपदा आई थी, उससे हमारा काम पूरा चौपट हो गया था। कभी लग नहीं रहा था कि ये काम चलेगा। शुक्रवार से हमारा काम जो है अभी अच्छा चल रहा है। दरअसल नैनीताल में 18 अक्टूबर की आपदा के बाद सड़कें टूट गई थीं। नैनीताल, रामनगर, पंगूर, मुक्तेश्वर, भीमताल और रामगढ़ समेत कई जगहों पर कारोबार पर असर पड़ा। हालांकि अब कारोबार पटरी पर लौट रहा है, तो जिला प्रशासन भी आने वाले दिनों में पर्यटकों को मैराथन, नाव रेस, हिमालयन फूड फेस्टिवल के साथ साथ शरदोत्सव जैसे आयोजन कर यहाँ आने के लिए तैयार कर रहा है। और धीरे धीरे अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा, हम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, फोकस करने के लिए जनपद में एरो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी बढ़ाएंगे। बहरहाल पर्यटकों की बड़ी चहल पहल ने कारोबार की उम्मीद जगा दी है। वहीं आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक रहा तो कारोबारियों के साथ सरकार को भी इससे फायदा होने की उम्मीद है। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18। दिवाली की छुट्टियों में घर आए प्रवासियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार के बस स्टेशन में यात्रियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। इसे देखते हुए रोडवेज की ओर से दिल्ली के रूट पर अतिरिक्त गाड़ियां लगा दी गई हैं। परिवहन निगम ने दिल्ली नोएडा रूट पर 12 और गाड़ियां लगाई गई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। परिवहन निगम का कहना है कि पहाड़ के जिन रूटों पर यात्रियों की संख्या कम है, फिलहाल उन रूटों से गाड़ी हटाकर दिल्ली रूट पर लगाई गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।